तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अफ़गानिस्तान अब पूर्ण रूप से तालिबान के नियंत्रण में है और तालिबान अब अफ़गानिस्तान में राज करने के लिए बेताब है, जिसके लिए तालिबान वहां अपनी सरकार बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन अभी भी तालिबान के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसके कारण तालिबान को अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में देरी हो रही है। काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद अफ़गानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात जा पहुँचे हैं और सब कुछ होकर भी तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के लिए तारीख पर तारीख दे रहा है। और ऐसा होने के पीछे कई रीज़न्स भी हैं जिनके बारे में आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। दरअसल सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान के सामने कई चुनौतियों का अंबार है। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टल गया है, जिसको लेकर तालिबान का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि नई सरकार का गठन 2 से 3 दिन बाद होगा। इसके पहले तालिबान ने 3 सितंबर को नई सरकार के ऐलान का दावा किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि तालिबान सब कुछ होकर भी सरकार बनाने में तारीख पर तारीख क्यों दे रहा है। ये देरी तब हो रही है जब तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है और इस तरह अब वह पूरा अफ़गानिस्तान अपने नियंत्रण में ले चुका है। वहीं बयान में कहा गया कि सरकार में शामिल लोगों के नामों का खुलासा भी उसी वक्त किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सेना को हराकर वहां के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो चुका है, तब तालिबान को अपनी सरकार बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में हो रही देरी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि तालिबानी सरकार में किसे कौन से पद मिलने चाहिए, इस पर भी मतभेद हो सकते हैं। वहीं ऐसे कई कबीले हैं जिनके सरदारों ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग कबीलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और कुछ तैयारी में हैं। इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, जिनमें से एक है मोहम्मद अता नूर। ये एक तालिबानी विरोधी हैं और भारत को दोस्त और सहयोगी मानते हैं। नूर का मानना है कि भारत को काबुल तालिबान बातचीत में बड़ा रोल निभाना चाहिए। इसी तरह इस लिस्ट में एक नाम अब्दुल रशीद दोस्तम का भी है। दोस्तम टर्की के राष्ट्रपति के करीबी माने जाते हैं। उज़्बेक कबीले से आने वाले दोस्तम अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। रूस के दोस्त माने जाते हैं, जबकि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही एक नाम इस्माइल खान का है, जो पश्चिमी अफ़गानिस्तान के प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ये फ़िलहाल काबुल में है। तालिबान और गनी सरकार के मुखर विरोधी माने जाते हैं। भारत के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर भी हैं। ऐसे ही और भी कई लोग हैं, जैसे अब्दुल राब सैयफ। ये तालिबान के खिलाफ पंजशीर की जंग में नॉर्दर्न अलायंस के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ करीबी, लेकिन भारत को दोस्त मानते हैं। इसी लिस्ट में अहमद मसूद, जो तालिबान के खिलाफ पंजशीर में चल रही जंग के कमांडर हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे हैं, और इन्होंने ही पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज किया है। इस लिस्ट में ऐसे और भी कई लोग हैं जो तालिबान के सरकार बनाने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार चाहे जब बनाए, लेकिन हमारे लिए जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भविष्य में भारत के प्रति तालिबान का क्या रवैया रहता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ तालिबान ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा कश्मीर मुद्दा दोनों देशों का आंतरिक मामला है और तालिबान का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ तालिबान के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि मुसलमान होने के नाते उनके और उनके समूह के पास दुनिया भर के मुसलमानों समेत कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ उठाने का उनके पास पूरा अधिकार है। और ये भी कहा कि भारत को कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों समेत देश के सभी मुसलमानों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए और अपने देश के कानून के मुताबिक उनको सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा भी तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कई बातें कहीं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ तालिबान जो कश्मीर व दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के हितों के बारे में बोल रहा है, पर चीन द्वारा वहाँ के उइगर मुसलमानों के ऊपर किए गए अत्याचारों के बारे में क्यों नहीं बोलता है और चीन को अपना सबसे अहम सहयोगी क्यों बोल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना।